वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भारत की नागरिकता से जुड़े हुए प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता जो किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम से प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, खाली जगह आपको भरना है, वह क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर आप भी करते चलिए और वीडियो के अंत में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो वह है सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान कैसा है ये आपको बताना है। तो भारत का संविधान जो है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो वह न्यूनतम 5 वर्ष रहना अनिवार्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम राष्ट्रपति बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूरी करते हैं। तो वह नियम है मिर्नोवा मिल्स केस, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वह बताया संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। हमारा अगला प्रश्न है, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो मूलभूत मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो यहाँ नहीं है बोला गया दोस्तों। तो देखिए, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें से संपत्ति का अधिकार जो है यह मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। तो इस कानूनी अधिकार कौन बन गया है जो पहले प्राथमिक अधिकार था। तो यह है जायदाद का हक, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। तो कौन सा उल्लेखित नहीं है ये बोला गया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता उल्लेखित नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो पहले टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अब 6 मौलिक अधिकार बन गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। तो किसके पास है ये। तो यह शक्ति है संसद के पास, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद सक्षम है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर ए।
हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो वह कौन सा भाग है? तो वह भाग है 4। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो समान नागरिक संहिता जो है गोवा में लागू है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो यह 44 में है, 44। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है, इसका प्रयोजक है, क्या प्रयोजक है ये आपको बताना है। तो इसका प्रयोजक है विनाश एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो कौन सा अनुशंसा है वह? तो वह अनुशंसा है स्वर्ण सिंह रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? तो यहाँ राजकीय भाषा की बात कही जा रही है, कौन नहीं है? तो राजस्थानी जो है राजकीय भाषा नहीं है। बाकी कश्मीरी, संस्कृति, मैथिली ये राजकीय भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है, किसमें मिलती है ये आपको बताना है। तो प्रस्तावना में मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप बढ़िया से याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में आए तो ये आप करके आएँ। हमारा अगला प्रश्न है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? तो कौन सा अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? तो यह 16 में प्रतिस्थापित है। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो कौन सा वह राष्ट्र है, देश है? तो वह देश है USA, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है? तो ब्रिटिश संविधान की कौन सी वो विशेषता है? तो संसदीय पद्धति की सरकार को लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, यानी उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो यह सम्मिलित की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो यहाँ अस्पृश्यता का अंत के बारे में बोला जा रहा है, तो यह किया गया है 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो कैसा मान्यता प्रदान करता है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों का, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो कौन राज्य सूची में नहीं है? तो यह सुरक्षा राज्य सूची में नहीं है, बाकी कृषि, जेल और सिंचाई ये तीनों शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थानों के लिए किया गया है, कौन सा स्थानों के लिए किया गया ये आपको बताना है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 के बारे में बताना है, क्या भाग 4 के बारे में आपको बताना है क्या शामिल है उसमें? तो यह उसमें शामिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
जारी किए जाते हैं। किनके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह जारी किया जाता है उच्च न्यायालयों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो कौन करता है यह? तो यह करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा है जिसे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है? तो सुविधापूर्वक किसे भुनाया जा सकता है राष्ट्र के निर्देशक तत्व को? तो यह कहा गया था KT शाह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39 का ए में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो भारतीय प्रशासन पर संघवाद, संसदीय लोकतंत्र और नियोजन, इन तीनों का प्रभाव है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये आपको बताना है। तो सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ भी कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये आपको बताना है। तो हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया था? तो यह कौन सा अधिकार प्रदान किया गया था 1 अप्रैल 2010 को? तो वह अधिकार है शिक्षा का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है गारंटी जो प्राप्त नहीं है? तो धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता ये है, प्राइमरी स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ये भी है, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश ये भी है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाने किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो वह अधिकार है शोषण के विरुद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ मूल कर्तव्यों का वर्णन के बारे में बोला जा रहा है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का ए। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? तो अग्रणी व्यक्ति का नाम है अरुणा राय, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? तो राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में कौन आता है? निर्वाचित होने का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्थ स्तंभ शीर्षक पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो चतुर्थ स्तंभ जो है प्रेस तथा समाचार पत्रों के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक है, क्या है ये आपको बताना है। तो वह है प्रशासनिक प्राधिकरण। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है, क्या है ये आपको बताना है। तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो है वह है ग्राम पंचायत। आपको एक कमेंट करके प्रश्न का आंसर देना है कि पंचायती राज कौन से अनुच्छेद में है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप हमें इसे कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देशन दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 40 में।
हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था बलवंत राय समिति के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या इससे ऊपर। हमारे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो आय स्रोत कौन सा नहीं है? तो संपत्ति कर ये आय स्रोत नहीं है, बाकी तीनों हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ग्राम पंचायत का आय का स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है। तो यह है व्यवसायिक कर, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो वह कौन सा भाग है? तो वह भाग है भाग 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो वह कौन सा भाग है गोपनीयता के अधिकार के बारे में? तो वह भाग है भाग 3। हमारा अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? तो वह भाग है मौलिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने इसे शुरू से अंत तक देखा होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।